पार्ट 5। क्या आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आपकी इस हरकत की वजह से उस पर क्या असर हुआ है? वो घर छोड़कर चली गई है और आपसे ये किसने कहा कि अंकिता मेरे लिए मुसीबत की वजह है? कैसे सोच लिया आपने कि आप मुझे उससे अलग कर देगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, उसकी माँ ने कहा। और अंकिता मेरी दोस्त है, मयंक ने कहा। और एक बात और जान लीजिए आप लोग, मैं अंकिता से प्यार करता हूँ और इसलिए मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर लाऊंगा। माँ और पापा मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे। माँ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैं अनसुना कर अपने कमरे में चला गया। पूरी रात यही उधेड़-बुन दिमाग में चलती रही कि कैसे ढूंढूं अंकिता को। सुबह पापा ने दरवाजा खटखटाया। आइए पापा, कैसे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, और मैं ये भी मानता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारी माँ ने किया वो गलत था। आज हमारी वजह से उस घर ने अपनी बेटी खोई है, और मैं नहीं चाहता कि इन सब का असर उस निर्दोष बच्ची की जिंदगी पर पड़े। बेटा, मैं उस वक्त तो तुम्हारी माँ से कुछ नहीं कह पाया क्योंकि वो दुखी थी, लेकिन तुम पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी दोस्त के साथ कुछ बुरा नहीं होने दोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अंकिता को वापस लेकर आओ। तुम प्यार करते हो ना अंकिता से, तो अब समय है उस प्यार को साबित करने का, और इन सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आश्चर्य से पापा की तरफ देख रहा था। सच पापा, आप मेरा साथ देंगे? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम अपनी माँ की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। बेटा, सच्चा प्यार जिंदगी में बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उसे खोना नहीं चाहिए। मैं खुशी से पापा के गले लग गया। मुझे नहीं पता था कि पापा मुझे इतने अच्छे से समझते हैं। बस तब से मैंने अंकिता की तलाश शुरू कर दी। देहरादून, नैनीताल, जहाँ उसका ननिहाल था, सब जगह पता किया। जहाँ जहाँ तक अंकिता के होने का अंदेशा था, सब जगह ढूंढा। उसकी जॉब जिस कंपनी में लगी थी, उसमें भी कॉल किया, लेकिन वहाँ इस नाम से कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तकरीबन 6 महीने बीत चुके थे, और इस बीच कई बरसातें चली गई थी उसे याद करते हुए, लेकिन अंकिता का कहीं पता नहीं था। अब तो मेरी उम्मीदों की भी लौ डगमगाने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार मैंने भगवान से प्रार्थना की कि अब वही मुझे कोई रास्ता दिखा सकता है। एक दिन शाम को जब घर वापस आया, तो माँ ने मुझे एक लिफाफा थमाया। क्या है इसमें? तेरे लिए कोई कोरियर आया है, खोल के देख जरा क्या है। ठीक है। मुझे लगा शायद अंकिता का कोई लेटर हो, इसलिए मैं दौड़कर कमरे में गया और लिफाफा खोला। लेकिन उसमें तो मुंबई में होने वाली किसी कथा सम्मेलन का इनविटेशन था। दरअसल अंकिता को कहानी लिखने का बहुत शौक था, और उसी के कहने पर मैंने ऐसे ही एक कहानी लिखकर भेजी थी। बस इसलिए ये इनविटेशन आया था मुझे। मैंने लिफाफे को गुस्से में एक और फेंक दिया, लेकिन तभी एक ख्याल आया कि अंकिता की सबसे पसंदीदा हॉबी लिखना थी। इसलिए हो सकता है कि ये इवेंट ही मुझे उस तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखा दे। इवेंट 2 दिन बाद था। मैंने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ली और माँ से कहा कि मुझे मुंबई ऑफिस के काम से जाना है, कुछ दिनों के लिए। पापा ने मुझे हिम्मत दी और कहा, भगवान ने चाहा तो तुम अपनी मंजिल पाकर ही लौटोगे बेटा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाने से एक दिन पहले मैं अंकिता के घर गया। मैंने अंकिता के मम्मी पापा से कहा, मैं मुंबई जा रहा हूँ, और मेरा आपसे वादा है कि इस बार या तो अंकिता को लेकर ही लौटूंगा, या फिर कभी वापस ही नहीं आऊंगा। बस आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। उन लोगों से आशीर्वाद लेकर मैं घर आ गया और जाने की तैयारी करने लगा कि तभी मेरी माँ मेरे कमरे में आई। मयंक, जी माँ। बेटा, मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने अंकिता और तेरे साथ सही नहीं किया। मैं तुम सबकी गुनहगार हूँ। मैंने उस दिन बेटे के प्यार में अंधे होकर ना जाने उस बच्ची से क्या क्या कह दिया, जबकि उस बेचारी का तो इन सब में कोई कसूर ही नहीं था। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, और मैं जानती हूँ कि इस वक्त भी तू मुंबई अंकिता को ढूंढने जा रहा है, लेकिन इस बार मैं तुझे रोकूंगी नहीं, बल्कि भगवान से दुआ करूंगी कि तू अंकिता को लेकर जल्दी लौटे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। इतना कहकर माँ रो पड़ी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया
अगली सुबह मैं मुंबई के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर अंकिता के बारे में ही सोचता रहा। मुंबई पहुंचकर मैंने होटल बुक किया और इवेंट के मेन्यू का पता किया। इवेंट कल सुबह 10 बजे शुरू होना था। मैं ठीक 9:30 बजे इवेंट की जगह पर पहुंच गया। न जाने मेरे मन में आज एक अजीब सा एहसास था। वह एहसास जो तब होता था जब अंकिता मेरे आसपास होती थी। थोड़ी देर में इवेंट शुरू हो गया। एक के बाद एक मशहूर लेखक आए और अपने विचार प्रकट किए। मैं पहली बार इस तरह का कोई सम्मेलन अटेंड कर रहा था, लेकिन सच कहूँ तो मुझे लग भी रहा था बहुत ही अच्छा। लेकिन मेरी नज़रें एक इंसान को ढूंढ रही थी। तभी अचानक माँ का फोन आया और मैं उठकर बाहर आ गया। मैं माँ से बात कर ही रहा था कि अचानक तभी साल के सर्वश्रेष्ठ लेखक के पुरस्कार की घोषणा हुई और ये पुरस्कार दिया जाता है मिस अंकिता सिंह को। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने दोबारा ध्यान से सुना। जी हाँ, वही अंकिता सिंह जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में ही अपनी कहानियों और लेखों से इस शहर में अपनी एक नई पहचान बनाई है। मुझे लगा कि मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। मैंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और अंदर की तरफ दौड़ा। सामने स्टेज पर अवार्ड लेते हुए अंकिता नजर आई। उसे इतने दिनों बाद अपनी आंखों से देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मेरी आंखें नम हो गई। बस अब तो इंतजार था कि यह फंक्शन खत्म हो और मैं अंकिता से मिलूं। करीब 1 घंटे बाद इवेंट खत्म हो गया। लोगों की भीड़ में मैं अंकिता को तलाश रहा था। तभी वो मुझे दिखाई दी, लेकिन वो बहुत सारे लोगों और पत्रकारों से घिरी हुई थी। मुझे उसे इस तरह बुलाना सही नहीं लगा। कम से कम वो अपनी खुशी को सही ढंग से बांट ले। मैं उसके फ्री होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में अंकिता मेरे पास से गुजरी। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन शोर बहुत ज्यादा था, इसलिए वो सुन नहीं पाई और सीधा जाकर कार में बैठ गई। मैं उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। मुझे लगा कि मेरी मंजिल एक बार फिर मेरे हाथों में आकर फिसल गई। लेकिन तभी मैंने एक व्यक्ति को फोन पर अंकिता के बारे में बात करते हुए सुना। मैं जल्दी से उसके पास गया और पूछा, सुनिए, क्या आप अंकिता को जानते हैं? वही जिन्हें अभी अभी बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला है। अरे, उन्हें कौन नहीं जानता। बहुत मशहूर हो चुकी है कुछ ही वक्त में। बहुत अच्छी लेखिका है। क्या आप मुझे उनका पता या फ़ोन नंबर दे सकते हैं? देखिए प्लीज़, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं उनका नंबर तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि वो अंधेरी में रहती है। हाँ, लेकिन मैं आपको उनके असिस्टेंट का नंबर दे सकता हूँ। नोट कीजिए। धन्यवाद भाई साहब। एक बार फिर से दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मेरे हाथ लग चुका था। मैंने उसकी असिस्टेंट से बात कर अगले दिन की अपॉइंटमेंट ले ली। ठीक 9 बजे मैं अंकिता के फ्लैट के सामने था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक नौकर ने खोला। मिस लिली से कहिए कि मिस्टर मयंक आए हैं। जी सर, आप बैठिए, मैं अभी मैम को बुलाता हूँ। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फ्लैट काफी अच्छा था। दीवारों पर अंकिता की बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थी, कुछ फैंस के साथ, कुछ अवार्ड्स लेते हुए। लेकिन एक शख्स पर मेरा ध्यान गया, जिनके साथ अंकिता की बहुत सी तस्वीरें थी। उम्र यही कोई 50-55 के आसपास होगी। मैं सब देख ही रहा था कि तभी वही शख्स मुझे मेरी तरफ आते दिखाई दिए व्हील चेयर पर। मैंने उन्हें अभिवादन किया। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। तो तुम हो मयंक? लिली ने मुझे बताया कि तुम्हें अंकिता से मिलना है, लेकिन तुम तो मुंबई से नहीं हो और ना ही मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तो तुम अंकिता को कैसे जानते हो? क्यों मिलना चाहते हो उससे? आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 6 देखें। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।